हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट पर। और जैसा कि आपको पता है कि डेली शाम के 5 बजे वाली आपकी क्लास जो होती है वो होती है एमपीटेट और सीटेट स्पेशल क्लास। यहाँ पे हम देखते हैं हर दिन अलग अलग सब्जेक्ट। और आज की जो हमारी क्लास है वो है गणित शिक्षण की यानी मैथ्स पेडागोजी की, जो कि आपका सीटेट और एमपीटेट दोनों में इसका काफ़ी वेटेज है। और अगर आपका ये क्लियर नहीं है तो कितनी भी अच्छी आपकी मैथ हो, अगर पेडागोजी सेक्शन के 15 नंबर आपने सीधे सीधे छोड़ के आ गए तो फिर मतलब कि नैया डूब जानी है। तो खैर चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन बिना टाइम वेस्ट किए। जितने भी लोग ज्वाइन कर चुके हैं ये सभी को वेरी गुड इवनिंग एंड रिप्लाई करने के लिए रेडी हो जाइए लाइव चैट में। तो हमारा आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, बीजगणितीय सूत्र का अधिगम है कैसा? विशिष्टीकरण, व्यापीकरण, अमूर्तकरण, इनमें से कोई नहीं। बीजगणित। तो देखिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होता है वो हो जाता है आपका एक्चुअली व्यापीकरण। क्यों? क्योंकि बीजगणितीय सूत्र जो होता है उसका अधिगम एक तरह से सामान्यीकरण करके, जनरलाइजेशन करके पढ़ाया जाता है, जिसे हम व्यापीकरण भी कह सकते हैं, है ना। एक शिक्षक आधार 10 और स्थानीय मान की संकल्पना का विकास करते समय कक्षा में निम्नलिखित पहेली का प्रयोग करता है। ये थोड़ी सी मात्राओं की गलती है। मैं 8 दहाइयों और 4 इकाइयों से कम हूँ। ये पहेली है कि मैं 8 दहाइयों और 4 इकाइयों से कम हूँ। आपको बस ये बताना है कि इसका उद्देश्य क्या है। शिक्षक पढ़ा क्या रहा है? आधार 10 और स्थानीय मान की संकल्पना पढ़ा रहा है। तो उद्देश्य बताना है, कक्षा में कुछ मजा करना और एक रास्ता को तोड़ना, आधार 10 और स्थानीय मान की संकल्पना को बढ़ाना, योगात्मक आकलन करना, या विद्यार्थियों को दहाई और इकाई की संकल्पना से परिचित कराना। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए, बिल्कुल जितने भी लोगों ने गेस किया है इसका आंसर नंबर बी बिल्कुल सही है। आधार 10 और स्थानीय मान की संकल्पना को दृढ़ करना। भाई वही टॉपिक तो पढ़ा रहे, उद्देश्य ही इसी का विकास करना है। सीधे सीधे क्वेश्चन में लिखा था आंसर, ठीक है। यही संकल्पना पढ़ा रहा है और उसके लिए अगर पहलू का प्रयोग किया रहा है तो इस संकल्पना को और बहुत मजबूत और दृढ़ करना चाह रहा है। कक्षा में एक छात्र बोलने में कठिनाई महसूस करता है। स्वयं की अभिव्यक्ति के लिए आप उसे कैसे प्रोत्साहित करेंगे? परिचर्चा का आयोजन करके। फिर यहाँ पे ये मिसिंग है, जिससे बच्चे बोलना पसंद करें, या कुल मिला के मैं आपको बता दूँ क्या आएगा। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे है ऐसी एक्टिविटी, मतलब ऐसी क्रियाकलापों का आयोजन करके जिससे बच्चे बोलना पसंद करें। उसके बाद जो स्वयं की अभिव्यक्ति अच्छे ढंग से करे उसे अधिक अंक देकर, बच्चों को कक्षा की गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करके। बोलने की कठिनाई देखिए दूर करना है, अभिव्यक्त नहीं कर पाता बच्चा, तो ऐसे चीज़ों का आयोजन करना होगा, ऐसी क्रियाकलापों का आयोजन करना होगा जिसमें बच्चे बोलना पसंद करें। जब वो बोलना पसंद करेंगे तो बोलेंगे, जितना ज़्यादा बोलेंगे धीरे धीरे उनको जो हिचक होती है, कठिनाई महसूस होती है, वो दूर होने लगेगी। जब अमित के सामने शाब्दिक समस्याएं आती हैं यानी वर्ड प्रॉब्लम्स जो होती हैं, तो वह प्रायः पूछता है मैं जमा करूं या घटा। नहीं, बच्चे होते हैं वैसे तो कर लेंगे, प्लस माइनस का साइन वाला लिखा रहेगा, लेकिन क्या होता है कि जब वर्ड प्रॉब्लम आती है तो पूछते हैं कि इसमें प्लस करना है कि माइनस करना है। उनको अपने से वो नहीं पता लगा पाते कि इसमें क्या करना है, मैं गुणा करूँ या भाग करूँ। तो इस तरह के प्रश्न क्या बताते हैं कि अमित संख्या क्रियाओं को नहीं समझता, अमित जोड़ और गुणा नहीं कर सकता, अमित कक्षा में बाधा डालने के लिए अवसर खोजता है, अमित को भाषा समझने में कठिनाई होती है। तो चलिए देख लेंगे यहाँ पे क्या सही उत्तर होगा। तो यहाँ पे इसका जो सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी। उसको भाषा समझने में कठिनाई होती है। देखिए ऐसा नहीं है कि उसको संख्या संक्रियाओं के बारे में पता नहीं है। जाहिर सी बात है, जब शाब्दिक समस्या बच्चों को दी जाती है तो उसके पहले ये जो संक्रियाएं होती हैं संख्या की, प्लस माइनस गुणा भाग, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी पढ़ा दी जाती हैं, या जो भी पढ़ाया जाता है उसके बाद उसकी वर्ड प्रॉब्लम दी जाती है। ऐसा नहीं है कि जोड़ और गुणा नहीं कर सकता, प्लस का साइन लगा दीजिए, इंटू लगा दीजिए तो कर लेगा। हम ये तो बिल्कुल कतई नहीं कह सकते हैं कि वो क्लास में बाधा डालने के लिए कहता है, ऐसा कर रहा है, क्योंकि वो क्लास को डिस्टर्ब करने के लिए कह रहा है। हम कैसे कह सकते हैं? हम अमित को नहीं जानते हैं, ये सिर्फ एक प्रश्न हमारे सामने आया है, पर्सनली हम उसे नहीं जानते, हम ऐसा नहीं किसी भी बच्चे को ब्लेम कर सकते। तो मेन ये है कि जब शब्द दिए रहते हैं, भाषा में कुछ दिए रहते हैं, तो उसे शायद थोड़ी कठिनाई होती है। वो लैंग्वेज देख के बस इतना नहीं समझ पाता, गेस नहीं कर पाता कि इसमें प्लस करना है कि माइनस करना है। और ये बहुत सारे बच्चों के साथ प्रॉब्लम होती है, खासकर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। छोटे बच्चों में गणितीय विचार निम्न क्रम में विकसित किए जा सकते हैं: चित्र, संकेत, ठोस वस्तुएं, संकेत, चित्र, ठोस वस्तुएं, ठोस वस्तुएं, चित्र, संकेत, ठोस वस्तुएं, संकेत, चित्र। तो
छोटे बच्चों की क्योंकि बात हो रही है यहाँ पे, तो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठोस वस्तुएं दिखाकर, है ना, और चित्र दिखा के और फिर उसके बाद संकेत दिखाकर, इस क्रम में पहले उनको रियल चीज़ें दिखाई जाती हैं, वस्तुएं दिखाई जाती हैं, जैसे हम पेन है, किताबें हैं, इसको रख रख के उनको जोड़ना घटाना सिखाते हैं, मिट्टी की गोली होती है, ये सारी चीज़ें अब तो बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, मार्केट में मिलने लगी है, स्कूल में यूज़ होती हैं एज अ TLM। चित्र दिखाते हैं और लास्ट में हम उन्हें संकेत दिखाते हैं। पहले बस ऐसे ही रहता है ना, ये 1 एप्पल है, 2 एप्पल है, 3 एप्पल है, इसमें हमने इतना और ऐड कर दिया, मतलब इसमें इतने एप्पल और आ गए, तो ये एप्पल नहीं, पता नहीं क्या बन रहा है, तो ये कितने हो गए, 5 हो गए। इस तरह से पहले इस तरह से दिखाते हैं, फिर लास्ट में संकेत, ये प्लस माइनस इंटू, ये सारी कुछ चीज़ें लिखना स्टार्ट करते हैं, नंबर लिखना स्टार्ट करते हैं। बीएड के एक प्रशिक्षार्थी ने अध्यापन अभ्यास के समय बच्चे की कॉपी में निम्नलिखित त्रुटि देखी। क्या त्रुटि है? 62 में उसने 48 घटाया है तो आया है 46। लिखा है उसने कुछ इस तरह से। बच्चे ने क्या समझने में गलती की है? आ रहा है आपको समझ में? ये यहाँ पे आप खुद घटा के देखिए, ये 12 हो जाएगा, 12 में से 8 जाएगा तो 4 बचेगा यहाँ पे, और ये 5 हो जाएगा, 5 में से 4 जाएगा तो 1 आएगा यहाँ पे, ऐसा कुछ आएगा। लेकिन बच्चे ने 46 लिखा है, तो क्या गलती की है? इकाई दहाई की समझ नहीं है बच्चे को, हासिल संख्या की समझ नहीं है, शून्य की समझ नहीं है, ये उधार लेने की समझ नहीं है। तो बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर जो इस प्रश्न के लिए हो जाता है, ऐसे सिचुएशन में बच्चे को उधार लेने की समझ नहीं है ना, वो नहीं जानता कि कैसे बरो करते हैं तो यहाँ कितना हो जाता है, इस तरह का उसको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, उधार नहीं लेना जानता, इसलिए उसने क्या किया, 2 में से 8 तो जाएंगे नहीं, उसने 8 में से 2 घटा दिया, सीधे सीधे इस तरह से करके इसने प्रोसेस कर दी है और उल्टा सीधा कुछ भी आंसर लिख दिया है। खैर चलते हैं देखें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सबसे उपयुक्त व्यूह रचना जिसका प्रयोग धनराशि के योग में कुशलता को आत्मसात करने के लिए किया जा सकता है क्या है? प्रतिरूपों का प्रयोग करना, भूमिका निर्वाह यानी कि रोल प्ले, बहुत से सवाल हल करना, सूचना और संप्रेषण तकनीकी का प्रयोग करना। और यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, भूमिका निर्वाह करना यानी कि रोल प्ले करना, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाता है हमेशा। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेंगे कि रोल प्ले मैथ्स में कैसे होगा, मतलब कि वो वाकई में अपनी डेली लाइफ में धन राशि का यूज़ करे, जैसे हमने दुकान वाले को इतने दिए, उसने उतना लौटाया, उसको काउंट करे, इस तरह की चीज़ें वो जितना ज़्यादा वाकई व्यवहारिक रूप में, प्रयोगात्मक रूप में अभ्यास करेगा इन चीज़ों का, उतना ही ज़्यादा वो रुपए पैसे धनराशि के मामले में वो कुशल होता जाएगा उसके हिसाब किताब में। शिक्षा की बैंकिंग मॉडल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? जो नहीं है वो बताना है। यह विद्यार्थियों को जानकारी देता है, यह विद्यार्थियों को ज्ञान देता है, यह विद्यार्थियों में कौशल विकसित करता है, यह विद्यार्थियों को समझ देता है। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाता है आपका इस क्वेश्चन के लिए, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी सही है। बच्चों को ये क्या देता है, समझ देता है, ये जो है इसके बारे में नहीं सही है। बाकी जानकारी देना, ज्ञान देना, कौशल विकसित करना, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन बच्चे, हर बच्चा के अलग अलग जो है IQ लेवल होता है, कौन बच्चा कितना समझ पाता है या समझता है, उसकी समझ कितनी विकसित होती है, ये इस पर डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विकासशील मूल्यों में सफलता मुख्यतः निर्भर करती है किस पर? सरकार पर, समाज पर, परिवार पर, शिक्षक पर। तो जाहिर सी बात है हर जगह पे शिक्षक पर ही निर्भर करेगी सबसे ज़्यादा विकासशील मूल्यों की सफलता। नेक्स्ट देखेंगे, मूल्यांकन में निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? जो नहीं है वो बताना है। बच्चों की उपलब्धि, बच्चों का अधिगम स्तर, बच्चों की आयु, कक्षा में बच्चों की प्रस्थिति। मूल्यांकन में क्या इंक्लूड नहीं है, इवैल्यूएशन में क्या इंक्लूड नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी होता है, बच्चों की आयु इसमें इंक्लूडेड नहीं होती है, बाकी सारी चीज़ें इंक्लूड है। उपलब्धि तो भाई वही चीज़ हो गई, अधिगम स्तर भी है, बच्चों की परिस्थिति ये भी इसके अंदर आ जाती है। आदत या कौशल निर्माण के उद्देश्य गणित शिक्षण के उद्देश्यों के किस पक्ष से संबंधित हैं? ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष, सौंदर्यात्मक पक्ष। तो देखिए कौशल, आदत यानी जो भी कार्य बच्चे करते हैं वो है ना, वो कहीं ना कहीं क्रियात्मक रूप है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाता है क्रियात्मक पक्ष। पाठ्यक्रम निर्माण की कुल अवस्थाएं कितनी हैं?
सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर ए, 4 अवस्थाएं हैं। और इसको फटाफट से कमेंट करके बताइएगा कि कौन कौन सी हैं, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि जब एक पाठ्यक्रम निर्माण करना होता है तो क्या करते हैं, उद्देश्य करते हैं, फिर प्लानिंग करते हैं, क्या किस तरह से होता है, वो ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। और अगर फिर भी नहीं हुआ है, आपको मतलब कि नहीं क्लियर है, तो बताइएगा, इस पर एक अलग से ही स्पेशल थ्योरी क्लास 5-10 मिनट की बनाते हैं। बहुत से बच्चे गणित से डरते हैं और इस विषय में असफलता से भयभीत रहते हैं। वे शीघ्र ही गणित की पढ़ाई से विमुख हो जाते हैं। इसके लिए उत्तरदायी कारक नहीं है। ये बहुत सारे बच्चों के साथ होता है कि मैथ से वो डरते हैं, बार बार फेल होते हैं, ज़्यादा फेल होते हैं। और एक समय होता है कि वो मैथ्स उनको लगता है कि कितनी जल्दी इससे पीछा छूटे, मैथ्स छूटे और मैथ्स ना पढ़नी पड़े। इसके लिए बहुत सारे रीज़न जो होते हैं वो उत्तरदायी होते हैं। कौन सा इसमें से नहीं है वो बताना है। स्कूल का वातावरण, दोषपूर्ण शिक्षण विधि, सवालों को याद न कर पाना, अपर्याप्त सहायक सामग्री। और सही उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सवालों को याद न कर पाना ये कोई रीज़न नहीं होता है। स्कूल का वातावरण बहुत ज़्यादा मैटर करता है किसी भी सब्जेक्ट के लिए। जैसा वातावरण मिलेगा, जिस सब्जेक्ट पे ज़्यादा चीज़ें फोकस की जाएंगी, है ना, जैसा मतलब कुल मिला के इन्वायरमेंट मिलता है, वो शिक्षक पे भी निर्भर करता है। कई बार कई सब्जेक्ट में बच्चे इसलिए इंटरेस्ट नहीं लेते क्योंकि उसका टीचर ही जो है इतना कुशल नहीं होता है। दोषपूर्ण शिक्षण विधि भी बहुत एक बड़ा मैटर है, क्योंकि लोग चेंजेस नहीं ला रहे हैं। वही जो ट्रेडिशनली तरीका, जिस तरीके में हमने अपनी टाइम पे पढ़ा था, आज हम उसी तरीके से बच्चों को पढ़ा दे रहे हैं। फिर वो जो पढ़ेंगे, फिर वो कल को वो अपनी एक अगली जनरेशन को उसी तरीके से पढ़ा देंगे। तो ये जो शिक्षण विधि चली आ रही है, ट्रेडिशनल तरीका चला आ रहा है, वो एक बहुत ज़्यादा ड्रॉबैक है, क्योंकि जनरेशन चेंज हुई है, बच्चे चेंज हुए हैं, उनकी जो है इंटरेस्ट चेंज हुए हैं। तो अब हमें थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज़ों को बना के पढ़ाना है। और अपर्याप्त सामग्री, तो ये तो सभी स्कूल का हाल है। बेसिकली बहुत हाई फाई स्कूल की बात अलग है, लेकिन जनरल वे में प्रॉपर टीएलएम अवेलेबल नहीं होते हैं स्कूल में। सो ये हमारा छोटा सा सेशन था। मुझे पूरी उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।